अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। आज है जनाब जुमा, तो सबको जुमा मुबारक हो। और जुमे के दिन की एक ख़ास बात यह है कि आज के दिन एक दुआ ऐसी होती है जो ज़रूर कबूल होती है। तो जब भी आप दुआ करें तो हमें भी दुआओं में याद रखें और ख़ुद भी अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए दुआ करें। अच्छा जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हम नेकियों की। अब जब मैं सुबह आ रही थी ना, तो मैं रास्ते में जब मैं अपना सेल फ़ोन देख रही थी तो उसमें बहुत सारी ऐसी रील्स आ रही थी जिसमें रमज़ान का जिक्र था। और अब रमज़ान बिल्कुल करीब आ रहे हैं। रमज़ान जो है आने से पहले लोग इसकी तैयारी करते हैं और इसकी तैयारी में मशगूल हो जाते हैं। तो क्या होता है कि हमें जो हमारी नमाज़ें जो डिस्टर्ब हो रही होती हैं, आगे पीछे हो रही होती हैं, या हम वक्त पर पढ़ने के आदी नहीं हैं, तो उनके लिए ना तैयारी करनी चाहिए और पहले से ही रमज़ान की प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए कि किस तरीके से हमने ये रमज़ान जो है वो गुजारने हैं, क्या करना है और कैसे हमने अपनी रूटीन मैनेज करनी है। रोज़े रखने हैं, अल्लाह को मनाना है, अल्लाह को राज़ी करना है और इतने 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 अच्छे दिन गुजारने हैं कि हमें हमेशा याद रहे कि हमारा जो पिछला रमज़ान था, जो आने वाला रमज़ान है, वो उससे बेहतर रहे। क्योंकि रमज़ान जो है ना, रहमत भी है, नेमत भी है। और यकीन करें कि पूरा साल स्पेशली मैं रमज़ान का इंतज़ार करती हूँ क्योंकि ये वो महीना है जिस महीने में आपकी नेकियां भी दुगनी हो जाती हैं। ये वो महीना है जिस महीने में आप अल्लाह ताला से ना ख़ास लॉ लग सकते हैं। जब आप रोज़े की हालत में होते हैं और दुआएं मांग रहे होते हैं, जब आप अल्लाह के लिए रोज़ा रखते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखते हैं और फिर उस महीने में आप नेकियां करते हैं, उस महीने में आपका रूटीन, पूरा लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज हो जाता है। सहरी, फिर इफ्तार, फिर दुआएं, फिर कुरान शरीफ एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मिलके एक आपकी लाइफ में चेंज लेके आती हैं। और हर रमज़ान हमें ये सबक देता है कि हमने आगे जो अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, ईद के बाद जो हमारी ज़िंदगी गुजरेगी, उसमें ज़रूर कोई एक चेंज लेके आना है और हमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए जिससे हम बेहतरी की जानिब जाएं। तो आई विश यू ऑल दी बेस्ट। ये जो अब रमज़ान आ रहे हैं, इसकी तैयारी आप भी करें, हम लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, इशू ये होता है कि लोगों ने ना अपने अपने बहुत सारी चीज़ें प्लान करनी होती हैं। कई ऐसे काम होते हैं जो प्लान करने होते हैं, शॉपिंग करनी होती है, अलविदा जुमा है, फिर इसके अलावा जो दीगर जुमे आते हैं उनके हवाले से तैयारी करनी होती है, ईद की तैयारियां करनी होती है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये जो अर्ली मंथ्स होते हैं इनमें ही बहुत सारी तैयारियां कर लेते हैं ताकि वो इबादत कर सके, ताकि वो रोज़े में जो है वो घरों में रह सके और वो जो रहमत और बरकतों वाला महीना है ना, उसका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकें और अल्लाह को राज़ी कर सकें। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और अब आपके साथ में मौसम का हाल शेयर करते हैं। तो कराची का जो मौसम है वो तो औसम है ही, लेकिन ठंड बढ़ गई है और ठंड ज़्यादा हो रही है। और उसकी वजह यह है कि अब लोग ना, आपको बहुत सारे लोग आपको सोशल मीडिया पर ये लिखते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा है। और महकमा मौसमियात जो है वो भी कुछ इसी तरीके से बता रहा है कि कराची में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, कराची में सर्द हवाओं के डेरे हैं और पारा जो है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया है। और जब ये पारा 9 डिग्री सेंटीग्रेड आप सोचें कराची वालों के लिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा ठंड है। और रियलाइज़ हो रहा है कि जो मरी और इस्लामाबाद में जब कहते हैं ना कि ठंड पड़ रही है, ठंड बढ़ी है, तो भाई उनके जो वहाँ पर आवाम रहते हैं, बाकी उनका बड़ा हौसला है कि वो इतनी ठंड जो है वो बर्दाश्त कर लेते हैं। ओवरऑल वेदर कैसा रहेगा ये दिखाते हैं आपको, थोड़ी सी देर में हमारी स्क्रीन पर पॉपअप हो जाएगा। तो हम आपको बताएंगे कि 11 बजे कैसा रहेगा मौसम और 12 बजे मौसम कैसा रहेगा और 1 बजे जो है वो मौसम कैसा रहेगा, ताकि जो है वो आप अपडेटेड रहें। और आपने कहीं जाना है तो इस हिसाब से आप तैयारी करके जाएं। 11 बजे जो है वो 20 सेंटीग्रेड रहेगा, 12 बजे जो है वो 22 सेंटीग्रेड रहेगा, 1 बजे जो है वो 23 सेंटीग्रेड रहेगा और 2 बजे जो है वो 24 सेंटीग्रेड वेदर रहेगा। अच्छा जी, सिंध हाई कोर्ट में क्या कुछ है? तो सिंध हाई कोर्ट में जनाब क्या हो रहा है? सिंध हाई कोर्ट में गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत होगी। अच्छा जी, और ये अहम केसेस हैं जिनकी समाअत होने जा रही है सिंध हाई कोर्ट में। और नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो है वो गोल्ड प्राइस है। गोल्ड प्राइस में क्या है जनाब? सोने और चांदी की कीमत में जो है वो कमी हो गई है। चले जी, अब जिन्होंने सोना ख़रीदना है वो ख़रीद सकते हैं। अब ये कमी जो है वो किस तरह से है? ये है जी, आलमी मार्केट में सोना जो है वो $6 सस्ता होकर $4,438 फ़ी औंस तक गिर गया। 1 तोला सोना 600 रुपये कम होकर 4,66,162 रुपये का हो गया और 10 ग्राम सोना 515 रुपये कम होकर 3,99,658 रुपये का हो गया है। अच्छा जी, ये तो थे जो मैंने आपके साथ में गोल्ड प्राइस शेयर किए। अब चलते हैं करेंसी रेट्स आपके साथ में शेयर करते हैं। और करेंसी रेट्स क्या है, माल का हाल थोड़ी सी देर में हमारी स्क्रीन पर जो है वो पॉपअप हो जाएगा, हम आपके साथ में शेयर करते हैं। तो माल का हाल क्या है ये मैं आपको बताने लगी हूँ। और आगे हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो कि 189 पर है, कैनेडियन डॉलर 207, फिर इसके अलावा यूरो जो है वो 332 है, कुवैती दिनार 919 पर है। और उसके बाद जो है क्या है जनाब, उसके बाद व्हाट वी हैव नेक्स्ट, यूके पाउंड 380, फिर सऊदी रियाल 75 और उसके बाद जो है
यूएई जो है, यूएई दिनार जो है, दिरहम जो है वो है 77 और फिर यूएस डॉलर जो है वो 283 पर है। आगे बढ़ते जल्दी से और आपके साथ में जो है वेजिटेबल प्राइस शेयर करते हैं कि वेजिटेबल्स जो हैं वो क्या हैं, क्योंकि पता करना ज़रूरी है। लेने तो हमने महंगे ही होते हैं, जो भी ख़वातीन जाती हैं वेजिटेबल ख़रीदने वो महंगे ही उनको मिलते हैं, लेकिन ये आ गए हैं वेजिटेबल प्राइस। टमाटर आ गए हैं 23 पे, अच्छा गुड। और नेक्स्ट प्राइस क्या है जी, आलू आ गए हैं 46 पर, इसके बाद लहसुन आ गया 288 पर, देन वी हैव अदरक 288, देन वी हैव गाजर 40, फिर उसके बाद क्या है जनाब, तुरई 81 पर आ गए, फिर उसके बाद लौकी जो है 46 पे है, फिर उसके बाद फूल गोभी जो है वो 35 पर है, देन वी हैव खीरा 40, देन वी हैव भिंडी 115, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास है प्याज 63 पर। तो ये तो जनाब हमने आपके साथ में सिटी अपडेट शेयर की। अब टॉप स्टोरी जो है वो मैं आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ कि सूबे भर में 2025 से अब तक कितने लोग या अफराद जो है वो अगवा हुए। सिटी 21 रिपोर्ट मंजर आम पर ले आया, रिपोर्ट पर बात होगी न्यूज़ सेशन में। अच्छा जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आज भी जारी है और खारिज को हमसाया ममालिक की सपोर्ट हासिल है, इस पर भी बात होगी न्यूज़ सेशन में। कराची में स्ट्रीट लाइट्स की कमी संगीन मसला बन गई, शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। अच्छा जी, इसके बाद वी विल टॉक अबाउट अंडर 19 क्रिकेटर समीर मिन्हाज की तेज़ तरीन सेंचुरी, भारत का आलमी रिकॉर्ड टूट गया। अच्छा वेल डन। अच्छा जी चलें जी, ये तो हो गई वो खबरें जो हमने आपके साथ में शेयर की। अब यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, मेरी भी यहाँ पर जो है वो चाय आ गई है और आप लोग भी छोटे से टी ब्रेक ले लीजिए। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो हम जिस नए साल में हैं, इट्स 2026, और इस साल में बहुत सारे ऐसे कंपैरिजंस हैं जो कि अब इस साल में शुरू हो जाएंगे कि जी पिछला साल कैसा रहा और ये साल कैसा रहा। और स्पेशली जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनके तो बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनके तो बहुत सारे ऐसे रिजर्वेशंस हैं जिसके ऊपर डिस्कशन करना बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा जो है दिसंबर 25 में तिजारती खसारा जो है वो 30 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फिर इस हवाले से जो है दिसंबर 25 में ही तिजारती खसारा 3 अरब 70 करोड़ डॉलर रहा। अच्छा, ये सारी सूरत हाल जो है वो रही। इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जुनेद नकी साहब, जो कि साबिक सदर काटी से। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? ये बताएं कि अब क्योंकि हम इस नए साल में अब दाखिल हो गए हैं, अब जाहिर सी बात है शुरुआत है, तो ऐसी बहुत सारे रिजर्वेशंस थे, ऐसे बहुत सारे जो है ना वो कहना चाहिए दावे थे, वादे थे जो कि 2025 में किए गए, मगर वो साल का एंड हो गया और स्टिल अभी जो है ये नए साल में दाखिल हो गए। क्या देख रहे हैं आने वाला साल कैसा रहेगा? सेकंड ये कि जितने जो दावे थे, वादे थे, जितने आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे, जितनी आपकी मीटिंग्स थी, उनका आउटकम क्या रहा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि वादे बहुत सारे वफ़ा नहीं हुए। हाँ। लेकिन ये जो नई पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, इनकी हुकूमत में एक चीज़ अच्छी हो गई है, वो ये है कि अब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी नहीं रही। सही। इस वक्त कोई जो होता था ना कि नई हुकूमत आने के बाद कुछ अरसा गुजरता था और फिर कोई ना कोई एक आवाज़ लगती थी कि नो कॉन्फिडेंस वोट है या कोई धरना है, इस तरह की कोई कैफियत नहीं है। 27वीं तरमीम के बाद एक सस्टेनेबिलिटी वाला एक जो उनसर है वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत पॉजिटिव बात है। जो वादों की आपने बात कही, इंडस्ट्रियल सेक्टर से जो बातें हुई बैठ के, SIFC से भी हुई और फील्ड मार्शल साहब से भी 1.5 साल पहले बैक टू बैक मीटिंग्स हुई। उसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर थे कुछ इंडस्ट्री को चलाने के लिए सबसे पहले FVR का रवैया था और उसमें साथ साथ पॉलिसी रेट भी था। आई एम सॉरी। तो पॉलिसी रेट तो यकीनन 21 से उतर के अब तकरीबन 10.5 पे आ गया है और अब जनवरी में जो एक और मीटिंग होने जा रही है उसमें भी कुछ उम्मीद अफजा बात नज़र आती है कि जी पॉलिसी रेट में मज़ीद कमी होगी। उस वक्त वादा ये किया गया था कि ये सिंगल डिजिट में आ जाएगा 2025 के शुरू में। सही। तो अभी तक तो सिंगल डिजिट का हम इंतज़ार कर रहे हैं। साथ साथ जो है वो एनर्जी प्राइसेस की बात की गई थी कि ये अभी इस वक्त एनर्जी प्राइस 17 सेंट पे है और हमसे ये बात की गई थी 13 सेंट और इसको भी सिंगल डिजिट 9 सेंट पे ले आएंगे। सही। अभी तक जो है वो उस वादे को हम इंतज़ार कर रहे हैं कि सही, कब बिल्कुल। पूरा अशरफ भाई से एक कमेंट लेते हैं। अशरफ भाई, वो वादे जो हैं वो वफा नहीं हुए जिनका इंतज़ार अब तक है, अब क्या देख रहे हैं सूरत हाल? देखिए, सबसे बड़ा जो वादा था उसमें अगर देखा जाए कि बिजली का जो रेट था वो सबसे बड़ा कंसर्न था। तो देखा जाए कि 16 सेंट पे चला गया था और रीजन ममालिक में 8 सेंट, 7 सेंट, 6 सेंट है और पाकिस्तान में आप देखें 16 सेंट। फिर ये लड़े कैपेसिटी चार्जेस पे, वो आए 11 सेंट पे, अब दोबारा बढ़ रहा है। और मैं जो कह रहा हूँ ये जो नया साल आ रहा है जो 2026 में बिजली और मज़ीद महंगी होगी ड्यू टू
कैपेसिटी चार्जेस बढ़े क्योंकि आपकी डिमांड बिजली की कम हो गई, तो वो कैपेसिटी फिर से बढ़ जाएगी। फिर किसने देना है? आवाम ने देना है, सनतकारों ने देना है, और जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं माजरत के साथ, और ये मिनिस्टर बैठे हैं जिन्होंने ये फैसले करने और पॉलिसी पे अमल दरामद करनी है, पॉलिसी लानी है, वो फ्री में बिजली की यूनिट्स, फ्री पेट्रोल, फ्री सब कुछ, फ्रॉम कहाँ से? मेरे टैक्स, इंडस्ट्री के टैक्स के पैसों से। तो वो ये कंसर्न है कि आपको अगर लड़ना है, जैसे आपने दिया तिजारती खसारा 3 अरब 70 करोड़ डॉलर, कंसर्न है, बिग कंसर्न, 30 माह की बुलंद तरीन सतह। तो आपकी एक्सपोर्ट आ गई है 2 अरब 31 करोड़ डॉलर, इंपोर्ट 6 अरब डॉलर से तजावज़ कर गई। तो एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो उसके लिए आपको बिजली की कीमत कम करनी होगी ताकि ये लड़ सकें रीजनल ममालिक से। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इसके ऊपर आगे आप कंटिन्यू कीजिए, जो आप अपनी बात कंटिन्यू करें। जी देखें, जो अशरफ साहब ने बात की बिल्कुल दुरुस्त बात की है। इसमें जो तिजारती खसारा है ना, उसके ऊपर हम जो अब तक इस रिव्यू किया, देखें हमारे जो हालिया सैलाब रहे 2-3 सालों में, उसकी वजह से कॉटन क्रॉप बहुत जो है वो डिस्टर्ब रही, और हम 50% से ज़्यादा जो कॉटन है, जो हमारा स्ट्रेंथ है टेक्सटाइल सेक्टर, उसका रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और भी रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट हो रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि इस इंपोर्ट में जो तिजारती खसारा है वो आने वाले वक्त में शायद कम होगा। वो उसकी वजह यही है कि बहुत सारा रॉ मटेरियल जो हमने इंपोर्ट किया है, तो वो डेफिनेटली जब एक्सपोर्ट्स के फिगर्स आगे आएंगे तो ये तिजारती खसारा कवर होगा, नंबर 1। नंबर 2, एक बात जो गैस की रह गई उसमें यह है कि जी हम डिमांड कर रही थी इंडस्ट्री कि गैस के प्राइस रिवाइज़ होंगे, और इसके ऊपर बात काफ़ी आगे भी बढ़ गई थी। अब कल एक नोटिफिकेशन आया कि जी 6 महीने तक गैस के जो प्राइस हैं वो फिक्स कर दिए। उसमें 2 एलिमेंट हैं, मिक्स्ड सेंटिमेंट्स आप कहें तो उसमें है। एक तरफ इंडस्ट्री, उसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि देखें जी, हमेशा ये होता है कि जब विंटर होता है तो अप नॉर्थ में आपकी सप्लाई बढ़ जाती है, और उस वक्त जो है वो प्राइसेस दोबारा फिर बढ़ाए जाते हैं कम करने के बजाय। तो अभी फिक्स कर दिए 6 महीने, चलें इसी पे गुजर बसर करते हैं 6 महीने। लेकिन बहुत सारी जो लार्ज इंटरप्राइज है वो कह रही है कि देखें, इसको कम करने की बात हो रही थी और अब आपने 6 महीने फिक्स कर दिए, तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई चेंज नहीं है। इस तरह की कुछ पॉलिसीज़ जो हैं जिसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती, आगे फॉरकास्ट करना, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को देखना मुश्किल होता है, क्योंकि जब फैक्ट्री काम कर रही होती है, ख़ास तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर, तो 2-2 साल के जो है वो परचेज़ ऑर्डर्स आप ले रहे होते हैं, और आपको अगर अपनी कॉस्टिंग्स का नहीं पता हो, एनर्जी प्राइसेस का नहीं पता हो, तो फिर बड़ी तकलीफ़ होती है कि हम कहाँ खड़े होंगे, वल्नरेबल सिचुएशन। बेशक देखें, ये एक बहुत बड़ा काम जो है वो मैं इसका क्रेडिट देता हूँ कि जो डॉलर की जो उड़ान थी वो वापस जो है वो आन के एक स्टेबल हो गया है, और आगे नज़र भी नहीं आ रहा कि वो कभी जो है वो अभी 290 भी शायद टच करे। तो ये एक चीज़ है जो हमें बस बड़ा सपोर्ट करती है कॉस्टिंग करते हुए, क्योंकि जब एक्सपोर्ट कर रहा होता है आदमी तो यही देख रहा होता है कि डॉलर कहाँ खड़ा है इस वक्त, ऊपर नीचे नहीं आ रहा, उसकी वजह से फिर इन्फ्लेशन पे भी बड़ा जो है वो इफ़ेक्ट आता है। तो बहुत सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। हमारा सफ़र जो है वो जो उड़ान पाकिस्तान का है वो भी ठीक है, लेकिन रफ्तार बहुत स्लो है, और ख़ास तौर पे कराची में जो काम है इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, एक बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस हुआ है, अभी आपने देखा, आपको प्रेस रिलीज़ मिला है सीएम हाउस की तरफ से कि 84 अरब से ऊपर जो है वो पैसे जो है वो कराची पे खर्च होने जा रहे हैं फ्रंटियर वर्क्स के साथ। इंडस्ट्री को जो है वो पैसे दिए गए हैं, जो डेवलपमेंट के जो इदारे हैं, 7 इंडस्ट्रियल टाउन हैं, उनको अपने एरियाज़ की जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए। तो यकीनन बेहतरी तो आ रही है, अब हमें रफ्तार जो है वो उसकी बढ़ाने की ज़रूरत है। जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की और बिज़नेस कम्युनिटी की बात करते हैं तो हम ये आवाज़ 2-3 चीज़ों में और भी साथ साथ लगाते हैं। एक आबादी कि जी, हम कहते हैं कि जी पहले आबादी के कंट्रोल के ऊपर बात होती थी, आज बात होनी बंद हो गई है। क्या वजह है? कि हमने आबादी रोक ली, हम तो टॉपर्स हैं, तो ये हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। हम आगे 10 साल अगर फॉरकास्ट करें तो आबादी कहाँ पहुँच जाएगी और रिसोर्सेज कम हो जाएंगी। तो हम कैसे रोज़गार के मौके पैदा करें जब आबादी को ही कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, और जो लोग अभी जो है वो जो तनासब है वो बढ़ता चला जा रहा है, साथ साथ सेहत और तालीम, इन दोनों सेक्टर्स के ऊपर इंडस्ट्री अब बहुत आवाज़ उठा रही है। लोगों को लग रहा है कि इंडस्ट्री सिर्फ अपना जो है वो इंडस्ट्री चलाने में लगी हुई है, लेकिन हमने हमेशा तालीम और सेहत को अब अपनी प्रायोरिटी में रख लिया है बात करने में कि जी अगर आप इन चीज़ों को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, ये बुनियादी ज़रूरत है। फिर अब अगर आपने बच्चा बड़ा कर लिया, जो इस वक्त 65% से ज़्यादा आपका प्रोपोर्शन, लोग 70% से ज़्यादा की बात करें कि 35% जो लोग हैं वो इस प्रोपोर्शन से हैं,
और वो उसमें बेरोज़गार आपको कितने नज़र आते हैं। तो ये तो बहुत खौफनाक एक सफ़र हमने शुरू कर दिया है कि हम इसको रोक नहीं रहे हैं, और जो लोग आबादी का हिस्सा बनते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, वो जो है वो तालीम याफ्ता नहीं है, तो फिर वो आगे बड़े होकर 18 साल के बाद 15 साल के बाद वो क्या कर रहे होंगे। तो ये एक बहुत खौफनाक सूरत हाल है जिसके ऊपर इंडस्ट्री अब बहुत बात कर रही है। सही, इंडस्ट्री बहुत बात करिए। चलिए जी, इस पर मज़ीद भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त ब्रेक। वेलकम बैक। तो कंपैरिजन कर रहे हैं हम कि ये साल जो है पिछले साल की बनस्बत कैसा रहा और कितने वादे वफा हुए, और कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि अभी पाइपलाइन में हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अभी बात करना है, नेगोशिएशन होना है, और जो ताजर बरादरी है या फिर काठी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनकी रिजर्वेशंस क्या हैं। जुनैद नकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिस्कशन कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त। सर ये बताइए कि जिस तरह से आप अपने सारे पॉइंटर्स टेबल पे रखते हैं, फिर आपकी मीटिंग होती है, आप बात करते हैं, फिर आपको हमेशा ये होता है कि आपके आधे बातें मान ली जाती हैं या आधे बातें नहीं मानी जाती। इसका नुकसान कितना हो रहा है कि जो आप लोगों के प्रॉपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो आप लोगों की डिमांड्स हैं, जब वो पूरी नहीं होती तो इसका इम्प्लीमेंट कितना, इसका जो इम्पैक्ट है वो कितना होता है और कितना नुकसानदेह होता है ये आम आवाम तक? देखिए सबा, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें जो है ना डिस्टर्ब कर रहे होते हैं इंडस्ट्री को। हाँ। और हम उसके लिए बड़ी संजीदा प्लानिंग और पॉलिसीज़ जो है वो वज़ा करके जो है वो देते हैं अपनी, कि ये एक्शन प्लान्स हैं आपके पास। मैं मिसाल के तौर पे एक बताऊं, एक इदारा है स्टेफ्टा, सिंध टेक्निकल एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी। अच्छा, सिंटेफ्टा। उसका काम ये है कि जो गैर तालीम याफ्ता तबका है, जो लोग हैं, अनस्किल्ड लेबर है जिसको हम कहते हैं, उसको स्किलफुल बनाना ताकि वो इंडस्ट्री में आन के जो है वो काम कर सके। सही। उनके कराची में तकरीबन मेरे ख्याल है सिंध में 250-300 इदारे हैं। हाँ। उनका बजट है तकरीबन साल का 4 अरब रुपए का। उस इदारे के लिए बिज़नेस कम्युनिटी बड़ी कोशिश करती रही है कि किसी तरह ये इदारा ये जो ऑब्जेक्टिव है उसका वो अचीव कर ले, और हम उसका पार्ट बन के अपने मैन आवर्स दे के, अपनी एनर्जी दे के, अपने पैसे भी लगा के इदारों में वो काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज जो नतीजा है वो सिफर है। तो ऐसे बहुत सारी जगह, यानी कि आप देखिए इस वक्त अगर पाकिस्तान का तालीम का जिसकी हमने बात करी, तो आप बजट उठा के देखेंगी तो आप हैरान रह जाएंगी कि 2000 अरब रुपए तालीम के ऊपर खर्च करता है पाकिस्तान, जिसमें से सिंध का तकरीबन 500 अरब रुपए है। और आप किसी सरकारी स्कूल का कोई बच्चा 7वीं जमात का भी आप लें और उससे कहें कि ये एक लाइन, एक सतर बेटा लिख के दिखा दो, वो नहीं लिख सकेगा, बदकिस्मती की बात है। तो हम ये कहते हैं कि जी जैसे PIA को आपने प्राइवेटाइज किया है, आप ऐसे स्टेट ओन एंटरप्राइज जिसमें लीकेजेस बड़ी हुई हैं, वो स्टेफ्टा जैसा इदारा जो हमारा तालीम याफ्ता तबका है और वो रोड पे बेकार फिर रहा है, उसके लिए आप जो है वो बजट आपके पास मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, सारी चीज़ें मौजूद हैं, टेबल कुर्सी तक वहाँ मौजूद है। सिर्फ ट्रेन करने वाला नहीं है वो, इसलिए कि उसकी हाजिरी लगती है और वो घर पे ही रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो 500 अरब रुपए मैंने तालीम के आपको बताया, ये भी इसमें ज़्यादा पैसा आपकी तनख्वाहों में चला जाता है। सही। और स्कूल और ये 2 सेक्टर मैंने आपको बताया, देखिए हम बहुत परेशान हैं इसमें। और इसी तरह और भी चीज़ें हैं जिसके लिए इंडस्ट्री साथ बैठती है और बात करती है कि जी देखें, ये ख़ास तौर पे वुमेन एम्पावरमेंट की अगर आप बात करें, हम बहुत सारी जगहों पे कहते हैं जी मुसलमान मुल्क, अरे बांग्लादेश कम मुसलमान है आपसे, इंडोनेशिया आपसे कम मुसलमान मुल्क है। वहाँ जो है आप ज़रा शरह तो देखें कि ख़वातीन की वर्क फोर्स में शरह क्या है। हम बदकिस्मती से 51% हमारी आबादी ख़वातीन की, और उसकी शरह मुश्किल से 4 से 5% वर्क फोर्स का हिस्सा है। सही। तो हम कहाँ खड़े हैं, हम किस तरफ हमारा रुख है और हम सफ़र कहाँ तय करने जा रहे हैं। तो पैरेलल जो है ना बहुत सारी जहदों में काम करना है। और हम जो है वो हमारी रफ्तार जो है वो जिन जगहों पे हम काम कर भी रहे हैं, मिसाल के तौर पे कराची में पिछले साल जब बारिशों के बाद काम होना शुरू हुआ है, तो हमें पता है कि हाँ वो कुछ कारपेटिंग हो रही है, कुछ जगहों पे रोड ठीक हो रहे हैं, बहुत सारे ओल्ड एरिया में रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, और 5वां बड़ा शहर है दुनिया का, तो वही वक्त तो लगेगा।
लेकिन इतना वक्त नहीं लगना चाहिए कि कुछ चीज़ें जो आप अगर देखें माजरत के साथ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैरिटी हॉस्पिटल है इंडस हॉस्पिटल। बिलावल भुट्टो साहब 25 दिसंबर को उसमें तशरीफ़ लाए। बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ़ लाए तो उसकी जितनी आर्टरीज आने वाली और जाने वाली थी वो सारी बन गई एक दिन में। तो मैं कहता हूँ बिलावल भुट्टो साहब आप पूरे कराची का जो है ना वो दौरा करें, आप पूरे कराची का दौरा करें। तो उम्मीद मेरी यही है कि उससे पहले आप आवाज़ लगाएं कि आज मैं इस डिस्ट्रिक्ट में इस टाउन में होऊंगा, आज मैं इस डिस्ट्रिक्ट, वो सारे बनना शुरू हो जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि आपको वो गड्ढों में और जो है ना खड़े पानी में जो है ना वो आपकी गाड़ी गुजरने देंगे। सही। तो अगर आपकी विल है तो आप ये कर गुजरें। मेरा ख्याल है कराची चमकना दमकना शुरू हो जाएगा। अंडरपास ओवरहेड ब्रिज बनते रहेंगे, येलो लाइन, BRT, ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन सारी आती रहेंगी। सही। सबसे पहले ये काम कर लें, इससे हमारा फ्यूल, हमारा टाइम और हमें जो जहनी कैफियत है, हमारे जो मजदूर तबका इंडस्ट्री में आता है ना, बेचारे हम देखते हैं, हम कोशिश करते हैं, उनके घरों में पानी नहीं आ रहा, उनके घरों में रात को बिजली नहीं होती। किस जहनी कैफियत से वो निकल के जो फिर उन रास्तों से गुजर के जब वो आते हैं ना, तो फैक्ट्री में आने का काम करने का दिल किसका करता है। सही। कितनी तकलीफ दे और परेशानी वाली बात होती है हमारे लिए भी कि हम फिर एफिशिएंसी नापते हैं किसी को और हम कहते हैं यार किधर है प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, तो कैसे होगी। हमने उसको एक अजियत वाले माहौल में रखा हुआ है तो वो नहीं कर सकेगा काम। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं तो आपको पता है I'm ओपन हार्टेड, मैं बिल्कुल क्लियर बात कहता हूँ। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सारा ब्लेम जो है वो हुकूमत को नहीं देना चाहता, इसमें हमारी बहुत सारी जिम्मेदारी बनती है। हुकूमत किसी को आन के नहीं कहती कि जुनैद तुम अपना कचरा जो है वो रोड पे फेंक दो ताकि वो हवा से उड़ के नाले में गिर जाए और नाला जो है वो बंद हो जाए और फिर हुकूमती मशीनरी उसमें लग जाए और हम हुकूमत को गालियाँ दें। अशरफ भाई, लोगों की अपनी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और ये बात तो हम हर शो में करते हैं कि सिविक सेंस होना चाहिए, सारी चीज़ें आप हुकूमत पे नहीं छोड़ सकते। नहीं, बिल्कुल सही है। आप देखें ना, जो शहरियों की भी जिम्मेदारी है, अपने घर को जैसे साफ रखते तो अपने शहर को भी साफ रखें। और ये शहर को साफ नहीं रखें तो ये शहरियों की जिम्मेदारी, जिसकी वजह से आप देखें जुनैद साहब, आप यकीन करें 8 दिनों में जो रिपोर्ट आई है 1200 लोगों को कुत्ते ने काटा है। अब उसमें हमने जो दिया है जिसमें 20 लोग वो हैं जिसको पागल कुत्ते ने काटा है। तो अब ये कंसर्न है, जनवरी है भाई, नया साल है, 8 दिन में 1200 लोगों को काटा है। कंसर्न देखें तो ये किसकी वजह से, देखें पूरे शहर में जगह जगह जो है कचरा पड़ा हुआ है, वहाँ पे अफजाइश हो रही है इन कुत्तों की और ये मल्टीपल हो रहे हैं। अब इसका फैसला कह रहे हैं मेयर साहब कि हम इसको या तो बंद करें, पकड़ें, तो कुछ ना कुछ कर लें, क्योंकि इससे पहले ये 1200 कहीं 12,000 ना हो जाए लोग, तो खुदा के वास्ते कर लें। और ये बताऊं कि एक बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है, और जुनैद साहब ने भी बोला कि देर आए दुरुस्त आए, तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताऊं, उन्होंने कहा था कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10-20 अरब नहीं अरबों रुपए चाहिए, नियर अबाउट उसके लिए कराची पैकेज एक अनाउंस हुआ 1100 अरब PTI के दौर में, सुनते ही रहे। फिर उसके बाद और पैकेज हुए, अब एक और पैकेज हुआ है। तो इससे पहले कराची की सड़कों के लिए 9.5 अरब रुपए इंडस्ट्री जोन को दिए, जो कि मतलब पहले दे देना चाहिए था। इन्हीं के पैसे हैं, इन्हीं के डेवलपमेंट पे लग रहे हैं, वो भी इतनी देर से दे रहे हैं। अब ये हुआ है 84 बिलियन रुपीस कराची को बेहतरीन शहर बनाने के लिए FW के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि आपको पता है कि मीडिया पे बातें होती थी कि ये देते हैं काम नहीं होता, जो हकीकत है। और ये तो सब प्रूफ भी करते हैं कि पैसे आए, अरबों रुपए आए और चीज़ें नहीं हुई। अब ये हुआ है कि अब प्रेशर कहें, जो भी कहें, एट दी एंड बिजनेस कम्युनिटी ने बोला, सब बोल रहे हैं अब कि अब कराची की सड़कों पे जाओ तो आपको फिजियोथेरेपी ऐसी हो जाती है ना, जाने के पास जरूरत ही नहीं है, सड़कों की ये हालत है। और ये जुनैद साहब ने जो बोला, ये मैं भी पर्सनल, हम लोग गए, मतलब जिस दिन बिलावल भुट्टो साहब आए थे, मैंने काटी को, मैंने DC को, मैंने मेयर को, सबको बोल दिया कि ये बुरी हालत है। यहाँ से हमारे कैमरामैन रात को जो जाती है, हमारी टीम जाती है, मैं तो 9 बजे 9:30 बजे लेट नाइट जो निकलते हैं, वारदातें होती कि देखें आप स्लो हो रहे हैं, ऐसी टूटी हुई रोडें थी, आप भी आती थी। जी बिल्कुल, हाँ। आपको भी पता था, तो उसको जो है नहीं बना रहे थे, सब जगह बता दिया हमने कहा भाई ये प्लीज़ खुदा के वास्ते बना। मगर एक विजिट रातों रात मतलब चुटकी भी मैंने बहुत जल्दी बजा दी है, बन गया, जादू था क्या था, सब आए बना दिया। और अब आप आए, गाड़ी ऐसे स्मूथ आ रही है, सारे खुशी से आ रहे हैं, और चेहरे देखें आप जो धुन 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 करते हुए आते थे, उन्हीं अब मतलब थोड़ी सी स्माइल आई है कि हाँ भाई आराम से आ रहे। तो खुदा के वास्ते ये 84 अरब का जो पैकेज का अनाउंस किया है, ये लगा दें, इस शहर को हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, बना दें।
बिल्कुल सही है, इस शहर को बना दें, इस शहर की डेवलपमेंट कर लें। कराची के अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है और हर रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो ये डिस्कशन होती है कि भाई हमारे शहर का होगा क्या, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, सराउंडिंग्स अच्छी हो, तो लोग जो है ना उनका माइंड भी पॉजिटिव रहता है और डेवलपमेंट मज़ीद इंक्रीज़ होती है और मेंटल हेल्थ से भी इसका बहुत ताल्लुक होता है। ये जो हॉस्पिटल्स में आप लोग इतने लोग देखते हैं या घरों में आप ये तशद्दुद के वाक़यात देखते हैं, ये सारा जो है ना एक पूरा एटमॉस्फेरिक चेंज होता है। अगर ये थोड़ा सा बेहतर कर देंगे ना तो बाकी भी आप देखें कि बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया जुनेद साहब, बहुत शुक्रिया अशरफ भाई, आप हमारे शो पर है। शो में यह वक्त हुआ है हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। और अब बात करते हैं हम फिशिंग से रिलेटेड और कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे जो कि आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ख़बर जो कि सामने आई उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन आया, बहुत सारे लोगों ने इस पर बात की और डेफिनेटली इट्स अबाउट फिशिंग। एंड मुल्क में पोल्ट्री की जो सनत है वो 1967 में कायम हुई और फौरी तौर पर बहुत मकबूल भी हुई और बहुत तेज़ी से तरक्की की। पोल्ट्री के लिए मछली के खाने में ज़रूरी अज़्ज़ा में से एक है, इसलिए पाकिस्तान में छोटी मछलियों के लिए मुनज़्ज़म माहीगिरी का जो आगाज़ है वो 1970 से हुआ और फिर ऑल दैट ये सारी फील्ड जो है आगे एक्सपेंड होती गई। अभी रिसेंटली जो है एक ख़बर है एक इसी से रिलेटेड जिसके ऊपर हम मौज़म अंकल से बात करेंगे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया हमारे शो में। तो बहुत शुक्रिया आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक है? अच्छा, जिस तरीके से बात कर रहे थे मौज़म अंकल आप और बता रहे थे कि भाई ये ख़बर है और इस खबर को बहुत सारे लोगों ने कैच किया। एक्वेरियम में एक मछली थी और फिर उसके बाद आगे उसका प्रोसेस हुआ, सारा कुछ डिटेल शेयर कीजिए हमारे साथ में। ऐसा है कि लोग पाकिस्तान में बहुत सारी एक्वेरियम में मछलियाँ पालते हैं और ज़्यादातर एग्जॉटिक मछलियाँ, ये हमारी मछलियाँ नहीं है, दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट की जाती है। ज़्यादातर सिंगापुर या थाईलैंड से हम इंपोर्ट करते हैं। उनमें से एक मछली जो बड़ी पॉपुलर है, लोग एक्वेरियम में डालते हैं, उसका नाम जो है लंबा है, अमेज़ॉन सेल फिन कैटफिश। और वो लोग इसलिए रखते हैं कि लोगों का ख्याल है कि वो एक्वेरियम को साफ़ रखती है क्योंकि उसके दीवार पे चिपक के चलती है। और अक्सर एक्वेरियम जब लोग ख़त्म करते हैं, अपने तंग आ जाते हैं, बच्चे लेकर आते हैं, कुछ अर्से बाद फैसला करते हैं कि उसको ख़त्म करना है, तो जो उसमें मछलियाँ होती हैं उसको किसी नदी नाले कहीं पर भी फेंक देते हैं। सही। तो किसी ने उसमें जिसमें ये अमेज़ॉन सेल फिन कैटफिश थी उसको फेंका होगा और वो पाकिस्तान में दूसरी जिस तरह 26 मछलियाँ पहले इस्टेब्लिश हो गई थी बाहर से, उसमें ये 26वीं मछली ये ऐड हो गई। और ये किंजर से 4 साल पहले किसी ने मुझे भेजी कि ये मछली मिली, ये कौन सी मछली आ गई, अजीब शक्ल की, इतनी बिल्कुल डिफरेंट अपना इसका वो है और शक्ल और सूरत इतनी है। तो हमने उनको बताया कि ये एक्वेरियम से निकली हुई है। तो अब वो और फैलने लगी है। अभी पिछले हफ्ते किसी माहीगीर ने जो सक्कर से कुछ मछलियाँ आई ऑक्शन के लिए उसमें मौजूद थी, तो कोई इसको पहचानता नहीं था। तो जब उसने दिखाया तो हमने बताया कि ये तो मछली फैल रही है। तो अब इससे देखिए कि सक्कर से लेकर इवन पंजाब से कुछ रिपोर्ट है कि वहाँ भी मिलने लगी है। सही। तो जिस तरह पाकिस्तान लोगों की हमेशा से आदत रहे कि कुछ चीज़ों को बाहर के मुल्कों से ला के फैला देते हैं। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले आज से 100 साल पहले ट्राउट को इंट्रोड्यूस किया था। हमारी मछली नहीं है ट्राउट। और ट्राउट को उन्होंने नॉर्दर्न एरिया में, KPK में, आज़ाद कश्मीर में और उसके अलावा GB में और कुछ हिस्से में बलूचिस्तान में डाला। अब वो कीमती मछली है। 4000 रुपये किलो तक उसकी कीमत होती है। तो उसके मुतालिक कोई नेगेटिव बात करता नहीं, हालांकि उसने भी माहौल को नुकसान पहुँचाया। 1960 की दहाई में एक मछली जिसे मोज़म्बिक तिलापिया कहते हैं, वो भी इंट्रोड्यूस की गई ताकि मुल्क की ग़ज़ाई किल्लत दूर हो जाएगी। ग़ज़ाई किल्लत दूर होने के बाद दूर की बात है, वो मछली चूँकि इंतहाई ज़्यादा इन्वेसिव है, फैल जाने वाली है। तमाम पाकिस्तान के जितने नेचुरल वाटर बॉडीज़ हैं गर्म इलाकों में, ख़ास तौर पर कींझर, मंछर और दूसरी ठंड से सिंध में भरी हुई है, सबके अंदर इस मछली ने कब्ज़ा कर लिया। और ये मछली क्योंकि दूसरी मछलियों के लिए अगर उनको शिकार ना भी करें, उनके बच्चों को खाती हैं, लेकिन अगर तो इसको शिकार ना भी करें तो इसके सारे बच्चे बच जाते हैं क्योंकि ये माउथ ब्रीडर है। सारे बच्चों को अपने मुंह में रखते, इसके तो सारे बच्चे बन जाते हैं। जो हमारी मछलियाँ हैं वो ब्रॉडकास्टर उन्हें अपने अंडे रिलीज़ कर दिए तो बच्चे माहौल में हैं। तो ये इसने जगह के लिए, स्पेस के लिए, खुराक के लिए, दूसरों के लिए जगह तंग कर दी। तो हर मतलब भर के लोगों की इकोनॉमी पे बड़ा असर हुआ क्योंकि बिल्कुल छोटी मछली है जिसकी कोई कीमत नहीं है। तो एग्जॉटिक एनिमल्स, प्लांट्स कहीं भी चले जाएं तो बहुत बड़ा अजाब होते हैं। सही, जैसे कोनोकार्पस का जिक्र है, कराची में पौधे लगा दिए गए, उनका कोई यूज़ नहीं है, उस पर कौवा भी नहीं बैठता है जाके, ग्रीनरी ज़रूर है। तो इसी तरह जब वो अब उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो इसी तरह इस मछली को ऐसा नहीं है कि हम इससे निजात हासिल कर लेंगे। लेकिन क्या हल क्या है फिर? हल सिर्फ ये कि हम कोशिश करें कि आइंदा कोई मछली ना आए। अब हमें इसके साथ रहना पड़ेगा।
ओके, तो कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। तो क्योंकि इसके साथ क्या रहना पड़ेगा? तो प्रिवेंशन फिर क्या है? कोई प्रिवेंशन नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप सोचिए कि अगर 400 स्क्वायर किलोमीटर में अगर हमारी एक नदी ये लेक फैली हुई है, बंशर को अगर हम सफाई करने के लिए जाएं कि एक मछली को निकालें, तो पता नहीं कितने रिसोर्सेज और कितने करोड़ों का खर्चा होगा और फ़ायदा भी कुछ इससे नहीं होगा। तो तरकीब सिर्फ यही होती है कि आप मज़ीद इंट्रोड्यूस ना होने दें। इदारे मौजूद हैं, एनिमल क्वारंटीन डिपार्टमेंट मुल्क का ऐसा इदारा है जिसकी जिम्मेदारी है कि कोई गैर जानवर इसमें एंटर नहीं हो मुल्क के अंदर, और उनके दफ्तर हर पाकिस्तान में एंट्री पॉइंट पर मौजूद हैं। लेकिन मछली की क्वारंटीन की फैसिलिटी नहीं है। वो दूसरे जानवरों की तो करते हैं, अगर कोई लेके आता है, चाहे कोई बकरी भेड़ कुछ भी हो, कुत्ता भी हो, लेकिन वो मछलियों को रखने के लिए इंतजाम नहीं। तो सबसे पहले ज़रूरत है कि इनमें क्वारंटीन करें, और एक्वेरियम के नाम पर हर आदमी जो मछली चाहता है इंपोर्ट कर लेता है, तो इस पर कुछ ना कुछ कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ कंट्रोल होना चाहिए। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? सलाम साहब, याहिया बात कर रहा हूँ। और डॉक्टर साहब को बहुत सलाम हो, इन्होंने बड़ी क्लियर कर दिया, क्योंकि मेरे फादर जो हैं फाउंडर में से थे जिन्होंने फिश एक्वेरियम पाकिस्तान में शुरू किया। और क्योंकि कराची में आपको पता है कि डॉक्टर साहब जानते होंगे, एक माई खाना होता था क्लिफ्टन में, जिसमें बहुत सारा बेहतरीन किस्म का उस जमाने में माही खाना था, जिसको खत्म कर दिया गया। बड़ा अफसोस है कि उसमें हम मछलियों की सारी डिटेल्स होती थी। अब इन्होंने जिस मछली का जिक्र किया, क्योंकि मैं आई गेस आवाज जो है वो आपकी आप आ रही है? नहीं, मुझे नहीं सुनाई, लेकिन आप बता दें। मैं जी मुझे आ रही है आवाज। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, मैं खुद भी, मेरे फादर भी एक्वेरियम रखते थे और मैंने भी रखा एक्वेरियम। जब मैंने मछली देखी ना, जब इन्होंने जब दिखाई गई, तो ये प्लीको है, ये बेसिकली हम सकर माउथ के नाम से तो एक्वेरियम के, ये क्लीनर फिश भी कहलाती है। ये जो मछली का नीचे कचरा होता है वो साफ कर देती है। तो इन्होंने बड़ी वजाहत कर दी। लेकिन मेरा जो कहना है इनसे ये कि देखिए, एक तो ये WWF से भी ताल्लुक है। हमारे यहाँ ना मछली की जब एक माही खाना होता था क्लिफ्टन में, तो अब वो किसी जगह नहीं मौजूद है। वो इतना बेहतरीन था, 60s का बना हुआ था, उसके बाद उनको खत्म कर दिया गया लोगों को अवेयरनेस देने के लिए। वो एक तो वो कायम होना चाहिए। दूसरा मेरा सवाल इनसे ये है कि क्योंकि हमारे यहाँ ये प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो जो मैंग्रोव्स हैं उसके अंदर ये झींगे सारे अंडे देते हैं। अब मैंग्रोव्स का प्रॉब्लम ये कि हमारे यहाँ मैंग्रोव्स को इतना प्रमोट नहीं किया जाता, जहां लगे मुझे नहीं पता उसकी क्या पोजीशन है। तो इस बारे में कुछ बताइए, क्योंकि वो झींगे की ट्राइजेंशल मैंग्रोव्स में ही होती है। ठीक है, बिल्कुल। आप जरा मुझे सही तरह से बता दीजिए ताकि मैं कोई गलत ना समझाऊं। जी, इन्होंने ये कहा है कि जी इससे पहले जो माही खाना होता था कराची में, वहाँ पर और मैंग्रोव्स के हवाले से उन्होंने बात की। उस हवाले से उन्होंने कहा है कि जी ये जो अब आपने इस बात को क्लियर किया है, जो आप बता रहे थे ये मछली के हवाले से कि जी इसकी अफजाइश हो रही है, अब हम इसके साथ रहना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें, तो आपने इसको क्लियर किया है। तो मैं सिर्फ इसमें इतना ऐड कर सकता हूँ कि कराची के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है कि जो क्लिफ्टन पे एक्वेरियम था, ये इतना अहमियत का हामिल था, इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए था, बल्कि इसको मेरे ख्याल में मैं इस फोरम को यूज़ करते मेयर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस एक्वेरियम को दोबारा रिवाइव करें। ये कराची की एक बड़ी एक्टिविटी थी और इतना खूबसूरत एक्वेरियम था, इतनी फैसिलिटीज़ इसके अंदर मौजूद थी, इतनी चीज़ें मौजूद थी कि आप देख के दंग रह जाते थे। तो ये एक्वेरियम मौजूद है, जगह अभी भी मौजूद है, उस पर एक्वेरियम ही बनना चाहिए, कुछ और नहीं बनना चाहिए। सही। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने मछलियों की अफजाइश और दीगर बातों के बारे में बात की है, और वो ये कह रहे हैं कि दी आपने बड़े अच्छे से क्लियर किया है। तो इसके बैकग्राउंड में आप थोड़ा सा बताएं कि आपने जो चीज़ें क्लियर की हैं इस मछली के हवाले से, वो क्या है, और इसके हवाले से जो बात हो रही है और जितना ये हाईलाइटेड है, तो रीज़न क्या है, वजूहात क्या है? वजह ये है कि देखिए, पहली बात तो ये है कि एक सॉफ्ट खबर है, सबसे बात है और इम्पोर्टेंट की हामिल है लोगों के लिए। मछली लोग क्योंकि सर्दियों में खाते भी ज़्यादा हैं, लिहाजा इस मौसम में उस पर ज़्यादा अटेंशन भी होती है। लेकिन मुल्क के माहौल को ख़राब कर दिया गया कुछ मछलियों के इंट्रोडक्शन से। कुछ उसमें डेलिब्रेट एक्शन भी है कि लाई गई इस पर्पस के लिए, कुछ एक्सीडेंटल भी हैं। कराची में एक ज़माने में जितने भी नदी नाले कीचड़ जहाँ पर भी पानी होता था, मोली नाम की मछली जो काली मछली एक्वेरियम में पालते हैं, वो उसमें भर गई थी। लेकिन कुदरती तौर पे पता नहीं किस वजह से वो ख़त्म हो गई। लेकिन बहुत सारे वाटर बॉडीज़ पर ख़त्म हो चुके हैं। अभी जैसे तिलापिया का मैंने जिक्र किया, तिलापिया की 6 इकसाम इस मुल्क में आ चुकी हैं और फैल चुकी हैं। एक इकसाम इतनी तेज़ी से फैल रही है जिससे अक्सर लोग वाकिफ़ भी नहीं है, उसको कहते हैं रेड बेली तिलापिया, और तिलापिया के नाम से भी नहीं जानी, साइंटिफिकली उसको कैपेडॉन जिल्ली कहते हैं। वो बलूचिस्तान और सिंध के वाटर्स में अब तेज़ी से फैल रही है। छोटी सी मछली होती है, किसी काम की नहीं है और दूसरी मछलियों को एलिमिनेट करती चली जा रही है। तो इस तरह ये जो कहते हैं अनकंट्रोल्ड इंट्रोडक्शन है,
ये कोई भी बाहर का जानवर हो, चाहे वो मछली हो, चाहे कोई भी जानवर हो, अगर किसी मुल्क में आ जाता है तो बहुत तबाही लेके आता है और उसको ख़त्म करना मुमकिन नहीं है। हम आज तक बहुत सारे पौधों से निजात नहीं हासिल कर। इस्लामाबाद का इशू अभी इसी हफ्ते में आया है कि वहाँ पे जो जंगली मलबरी होती है वो उसका स्पोर लोगों को एलर्जी इतनी कॉज करता है कि गवर्नमेंट ने फैसला किया उसको एलिमिनेट करने के लिए। लेकिन ये एलिमिनेशन का काम तकरीबन 20 साल से हो रहा है, लेकिन अभी तक एलिमिनेट नहीं, मसला वहीं मौजूद है। तो गलत चीज़ को इंट्रोड्यूस को रोकने की शदीद ज़रूरत होती है। अभी लास्ट ईयर भी एक मछली को एंटर कर दिया गया जिसका मुंह में दांत जो है वो पुराना जो मछली शिकारखोर मछली है उसकी रिश्तेदार है, उसके मुंह में दांत इंसान के दांत की तरह से। वो यकीनन पौधे खाती है लेकिन स्पेस के लिए फाइट करती है, वो भी दुनिया में प्रॉब्लम बन गई। तो हमें प्रॉब्लम्स को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि एक दफ़ा आ गया तो हम ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये हमें प्रॉब्लम्स बढ़ानी नहीं है, उनको रोकना है। अब जो चीज़ें हो गई हैं, लेकिन आगे के लिए हमें बहुत ज़्यादा एहतियात। अच्छा, लाइट बीम माहीगीरी जो है इस पर कोई पाबंदी नहीं है, इस हवाले से बताया और थोड़ा सा बैकग्राउंड। ये एक और बहुत बड़ी रीज़न जैसे आपने बताया कि 1970 में हमारे पास पोल्ट्री इंडस्ट्री जब बनी तो उसके लिए फिश मील के लिए ये माहीगीरों ने एक टेक्निक ऐसी मछली पकड़ने के लिए जो दुनिया भर में पर्स सीनिंग कहलाती है, उससे मिलती जुलती टेक्निक बनाई और उससे टनों मछलियाँ पकड़ते थे। एक कश्ती 20 टन 25 टन मछली लेके आती थी। अब उन्होंने उसको यानी 3 साल पहले उन्होंने उस पर विंचेस लगा दी, यानी एक किस्म की क्रेन लगा दी। चलें इस डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर यहीं से हमारी डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लाइट बीम माहीगीरी के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं। मौज़म अंकल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और इतने सारे इंकशाफात एक साथ, मैं मतलब हैरान रह गई हूँ कि पता नहीं मुतल्लिका हुकाम की नज़र जो है इन बातों पर होती भी है या नहीं होती है। आप कंटिन्यू कीजिए अपनी डिस्कशन जो आप बता रहे थे ना लाइट बीम माहीगीरी के हवाले से। जी मछली की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये पोल्ट्री की खुराक है, उसके लिए मछली चाहिए। और मछली को पकड़ने के लिए एक मेथड जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया गया, जो इंटरनेशनल एक मेथड है, पर्स सीनिंग का एक मॉडिफाइड वर्जन था। सही। तो उसमें तकरीबन पाकिस्तान में 3000 कश्तियाँ मछली को पकड़ती थी इस मेथड से, लेकिन नुकसानदेह मेथड था, लिहाजा हुकूमत बलूचिस्तान ने 1986 में इस पर पाबंदी लगा दी थी कि वहाँ नहीं की जा सकती। सिंध में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 10 साल के बाद 1996 में अपने क्रीक्स एरिया में पाबंदी लगा दी, लेकिन इस साल से उसको पिछले साल से 2025 से मार्च से उन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा, लेकिन अनकंट्रोल चल रही है। इस दरमियान इसमें 2 तब्दीलियाँ की। 3 साल पहले माहीगीरों ने उस पर विंचेस क्रेन लगा दी तो जाल खींचने की पावर बढ़ गई, तो वही कश्ती जो कि पहले जितना माल निकालती थी उससे डबल निकालने लगी या 3 गुना निकालने लगी। तो इसका अभी नुकसान हो ही रहा था कि लोगों को आइडिया आ गया कि ये मछली लाइट पे अट्रैक्ट होती है। तो अब हर कश्ती के साथ एक छोटी कश्ती होती है स्किफ जिस पे लाइट लगी होती है। कश्ती का कैप्टन उस पर बैठ के जाता है और लाइट जला देता है 20 मिनट के लिए। सैकड़ों की लाखों करोड़ों की तादाद में मछली उसके गिर्द जमा हो जाती है और उन फिर मछलियों को निकाल लिया जाता है। तो वो कश्ती जो पहले तकरीबन 20 से 25 टन एक दिन में पकड़ती थी, अब 100 टन से ज़्यादा पकड़ने लगी है। और ये अगर फर्ज करें चलें ये पकड़ने में कोई हार्म नहीं है, पकड़ के उसको सही तरह से यूटिलाइज करें तो कोई मजाक नहीं, लेकिन उसको सड़ा के फिश मील बनाकर मुर्गियों को खिलाना, यानी अगर हम सड़ाए बगैर बनाएं तो उससे बहुत इनकम हो, लेकिन सड़ाने के बाद क्योंकि उसको धूप में सुखा के सड़ा के बनाते हैं तो ये रिसोर्सेज का ज़िया है, मुल्क के साथ जुल्म है, इस पे मुकम्मल पाबंदी लगनी चाहिए। पाकिस्तान में कोई कानून इसके लिए नहीं है, तो ये बहुत ही ख़तरनाक मेथड है जिस पे इंडिया में पाबंदी कुछ स्टेट्स में लग गई है और बकिया स्टेट्स में लगने वाली है। सही। दुनिया भर के मुल्कों में लाइट फिशिंग पर पाबंदी है अगर इस पर्पस के लिए हो। लाइट फिशिंग से जैसे स्क्विड को पकड़ते हैं वो एक बड़ा सस्टेनेबल मेथड है, ये बिल्कुल उसका अपोजिट इंतहा से ज़्यादा ख़तरनाक मेथड है। सही। तो कश्तियों का आप अंदाज़ा करें कि ये पहले ट्रिप 4 दिन का किया करते थे, अब 1.5 दिन से 2 दिन में कश्ती भर के आ जाते हैं। सही। तो आप सोचिए कि रिसोर्सेज को कितना नुकसान है। तो सर मुतालिका हुकाम जो है उनकी इसके ऊपर नज़र नहीं है, निगाह नहीं है, उन्हें इस हवाले से नहीं मालूम है, तो इसकी रोकथाम के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। कानून मौजूद नहीं है तो अमल करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन कम से कम जितने इदारे हैं उनको चाहिए कि चूँकि इस माहीगीरी पे मुकम्मल पाबंदी है, सिंध में पाबंदी है, बलूचिस्तान में पाबंदी है और डीप सी में पाबंदी है कानून के ज़रिए इस फिशिंग के मेथड पे, तो लाइट हो या नो लाइट, ये फिशिंग इलीगल फिशिंग है, तो इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है फौरी तौर पर। सही। अच्छा, आप ये जो इस तरह से लाइट्स लगा के, और एक आपने अभी मुझे दिखाया भी था ब्रेक लिंक में कि वो एक एक्स्ट्रा जो है वो बोट भी लेके जा रहे हैं, उसके ऊपर भी लाइट्स लगी हुई, तो ये तो बहुत हार्मफुल है।
ये तो ओवरऑल जो एटमॉस्फेयर है उसके लिए भी हार्मफुल है। जी, इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि आप जो स्कूलिंग फिश के पूरे स्कूल्स को निकाल लें, हाँ। तो फिर दूसरी मछलियों के लिए और दूसरे लोगों के लिए जो इसका सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये मछली फ्रीज करके मौजूदा अगर फिश मील बनाई हुई कीमत से 10 गुना कीमत पे भेजा जा सकता है अगर आप प्रॉपरली इसको प्रिजर्व करके लेके आते हैं। सही। फिर लाइट फिशिंग का एक और इफेक्ट ये होता है कि वो एज का डिफरेंस नहीं होता, वो मछली के छोटे बच्चे भी उसके साथ आ जाते हैं क्योंकि लाइट पे अट्रैक्ट होते हैं। तो ये एक मल्टीपल इशू है, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। WWF पाकिस्तान ने ऑलरेडी तमाम फिशरीज डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की है कि फौरी तौर पे कानून बनाएं और कानून बना के इसको पाबंदी लगवाएं, और इंशाल्लाह देखिए हम इसको परसू करेंगे और कि आइंदा ये फिशरीज पाकिस्तान में ना हो, इस तरह हम रिसोर्स को अच्छा, वेस्ट नहीं आप कर लोग इस सकते। हवाले से क्या इकदाम कर रहे हैं, किन प्लेटफॉर्म्स पर आवाज़ उठा रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं? आपके STV पे आने का मकसद भी इसी के बारे में वॉइस जनरेट करनी है। माहीगीर ऑलरेडी बहुत कंसर्न है, बहुत सारे इलाकों में इस सिलसिले में कुछ माहीगीरों ने हड़ताल भी की है कि इस मसले को ख़त्म किया जाए। तो लिहाजा चूँकि कोई रीज़न नहीं है कि इस मेथड को कंटिन्यू किया जाए, यानी मुल्क के रिसोर्सेज के लिए नुकसानदेह है, बायोडाइवर्सिटी के लिए नुकसानदेह है, मुल्क की माहीगीरी के लिए नुकसानदेह है, गरीब माहीगीरों के लिए नुकसानदेह है। लिहाजा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम जस्टिफाई कर सकें कि ये फिशरीज हमें होनी चाहिए। लिहाजा इसमें मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए हर एतबार से। सही। अच्छा, खुद माहीगीरों को इस चीज़ का एहसास नहीं है, या ये उनको रियलाइज़ नहीं होता, या उनको खुद भी तो पता होगा ना ऐसा कुछ, उनकी अपनी कोई ऐसी एसोसिएशन या अपने उनके लोग जो होते हैं, जो उनके ऊपर होते हैं, जो उनको देखते हैं, उनकी एसोसिएशन से होते हैं, वो उनको कोई कुछ कम्युनिकेट नहीं करते? माहीगीरों की कुछ एसोसिएशन तो इस पर मतलब शोर कर रही हैं, हाँ। लेकिन जो माहीगीरी इसमें इन्वॉल्व है उसकी तो इनकम भी है ना, उसकी तो इनकम बढ़ गई। वो जो पहले 1 गुना कमा रहा था 5 गुना कमा रहा है, तो वो कोशिश करेगा कि मैं कंटिन्यू करूं। लेकिन पाकिस्तान के कानून के हिसाब से ये माहीगीरी गैर कानूनी है। ओके, सही। मतलब इट्स अ डॉट, इसको नहीं होना चाहिए। लाइट और नो लाइट, ये फिशिंग मुकम्मल तौर पे ख़त्म होनी चाहिए। पोल्ट्री पे अल्टरनेट फूड है, आप सोयाबीन दे सकते हैं, अच्छा, दूसरे सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। मछली के लिए आप दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करके दें, आपने क्यों रिसोर्सेज को जो कि वैसे ही डिप्लीट हो रहे हैं, हम उसको एक गैर कानूनी जाल से पकड़ कर उसको कर रहे हैं पाबंदी, तो ये तो नहीं होना चाहिए। सही। अच्छा, इंटरनेशनल जो रूल्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? ये जो माहीगीरी के रूल्स होते हैं ये क्या होते हैं? हर जगह प्रॉपर मैनेजमेंट होती है उसके लिए। अब दुनिया की 60% माहीगीरी जो पोल्ट्री की सनत है या एक्वाकल्चर की सनत है जिसमें मछली की ज़रूरत होती है, वो पीरू एक मुल्क है साउथ अमेरिका का, वहाँ से, क्योंकि उसके पास बहुत बड़े, दुनिया में सबसे ज़्यादा मछली पीरू में पकड़ी जाती है। अच्छा। वो पूरी दुनिया को सप्लाई करता है। हमें यकीनन महंगी पड़ेगी, लेकिन हमें अपने रिसोर्स को ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये ज़िया है कि उसे सड़ा कर आप फिश मील बना रहे हैं। अगर आप फ्रेश फिश से फिश मील बनाएं तो आप ऑलरेडी दुगनी। यही वजह है कि लोग बहुत ज़्यादा ये कहते हैं कि जी मछली बहुत ज़्यादा खाने के बावजूद भी उस तरह से वो इफेक्ट नहीं करती जिस तरह से उसके बारे में सुना है या उसकी तासीर के बारे में सुना है। ये भी बहुत ज़्यादा एक खैर मछली तो आपको खानी चाहिए, हाँ, हर हालत में खानी चाहिए। कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप समुंदर देखिए, कुरान की वर्ड है कि लहमन तरियन इस्तेमाल करें। उन्होंने मछली और ताज़ा मछली तो ये नहीं है कि आप सड़ा के मछली को लाएं और उसको फिर पोल्ट्री में कन्वर्ट करें और फिर पोल्ट्री की तरह उसको खा रहे हैं। तो ये मुल्क के रिसोर्स का ज़िया है, इसको इस तरह नहीं होना चाहिए। मुल्क के लिए आपकी फिशरीज कोलैप्स कर जाएगी। फिशरी डिक्लाइन नहीं होती, फिशरी कोलैप्स करती है। आज मौजूद है, कल नहीं होगी। सही, तो लाखों, ये 10 लाख आदमी इस फिशरी से एसोसिएटेड हैं। बहुत बड़ी सनत है। 450 मिलियन हम करते हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम इसे 2 बिलियन तक ले जाएं फार्मिंग के ज़रिए। जो इन्वायरमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, जो इदारे हैं जैसे हमारा WWF है, IUCN है, हम लगे हुए कि मुल्क की बायोडाइवर्सिटी को बचाएं। तो वो सारी चीज़ें अगर गैर कानूनी तौर पे इसका शिकार होता रहा तो उन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। लिहाजा मिन हैसल कौम हमको ज़रूरत है कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करें। बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, हम खुद महफूज रहेंगे। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये प्रोटेक्शन ना बड़ी ज़रूरी है और ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए मछली की डिमांड है तो अगर हम इस माहीगीरी को रोक दें तो पोल्ट्री इंडस्ट्री की डिमांड कैसे फिर? दो सूरतें देखिए, अल्टरनेट फूड अवेलेबल है, सोयाबीन और दूसरे प्रोटीन की डाइट्स अवेलेबल हैं जो कि सस्ती और बेहतर हैं, लेस इन्वायरमेंटली डिज़ास्टर्स या ख़तरनाक नहीं है। दूसरी बात ये कि शायद पोल्ट्री ये जो डाइट्स हैं, जो अल्टरनेट डाइट्स हैं, वो मुकम्मल नहीं होती मछली के मुकाबले में, तो उनको अल्टरनेट अवेलेबल हैं जिनको उसमें ऐड किया जा सकता है। प्लस ये है कि दुनिया भर
जब पेरू पे डिपेंड करती है, चिली पे डिपेंड करती है, दूसरे ऐसे मुल्कों में होती है, तो हमें भी चाहिए कि हम अपने सप्लीमेंट करने के लिए फिश मील वहाँ से इंपोर्ट करें, अपने रिसोर्सेज को यूं बेकदरी ना करें। अपने रिसोर्सेज की बहुत कीमती रिसोर्स हैं, हमें आने वाली नस्लों के लिए छोड़ के जाना चाहिए। सार्डीन का कैन हम दूसरे मुल्कों का बना हुआ खरीद के खाते हैं, तो हमें सार्डीन इस मछली को इस तरह ज़ाया करके फ़िश मील में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस तरह से कन्वर्जन नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब बात वही है ना कि आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे जो माहीगीर एसोसिएशन हैं वो इस वायलेंस के ख़िलाफ़ हैं और वो ये कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जो कर रहे हैं उनके लिए क्या, उनके लिए क्यों नहीं कोई क्रैकडाउन होता या उनके ऊपर क्यों नहीं उनको रोका जाता? ऐसा कि फ़िशेज़ की मैनेजमेंट दुनिया की सबसे डिफ़िकल्ट मैनेजमेंट है, क्योंकि समुंदर में जाके कंट्रोल करना होता है। पाकिस्तान में हालांकि इदारे मौजूद हैं। पाकिस्तान मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी इंडियन ओशन की सबसे बड़ी MCS कहलाता है कि मॉनिटरिंग, सर्वेलेंस और कंट्रोल की ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम उस सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं कि जो इलीगल फ़िशिंग, अगर उनकी जुरिस्डिक्शन अगर हमारे EZ के अंदर है, 12 मील से आगे है, तो 12 मील के अंदर हम उनको इफेक्टिवली यूज़ करें। हम दूसरे मुल्कों के जहाज़ तो कोई डेयर नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में आए। इतनी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी अच्छी तरह से काम कर रही है, तो उसका इस्तेमाल करके हम पाकिस्तान के भी जो वाटर्स हैं, ख़ास तौर पे एक्सक्लूसिव इकनॉमी जहाँ पे उनकी जुरिस्डिक्शन है, और अगर सूबे समझते हैं उनको इस्तेमाल करना उनका इख्तियार है कि उनको इख्तियार करें। वो मेरे ख्याल में जो उनकी सर्विसेज हैं पॉजिटिव साइड पे उसको यूज़ करें। हम अपनी फिशीज़ को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, रिसोर्स को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, वरना कुछ अरसे के बाद हम मछली को देखने को तरस जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है। इसमें मज़ीद क्या डेवलपमेंट हो सकती है, मज़ीद आप क्या देख रहे हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप बताना चाहेंगे कि भाई ये जो इकदामात हैं इसकी वजह से हम बेहतरी की जानिब जा सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी की बात है कि जी फ़िश प्रोसेस करके हम एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ हम खाते हैं लेकिन ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमें फॉरेन एक्सचेंज की शदीद ज़रूरत है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी एक्वाकल्चर इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि आप पाल के मछली को प्रोड्यूस करेंगे, चाहे वो मछली हो या झींगा हो, और पाकिस्तान में इतनी बड़ी जगहें मौजूद हैं। पंजाब ने काम इस पर शुरू कर दिया है, सिंध, बलूचिस्तान और दूसरे इलाकों में हमें चाहिए कि फौरी तौर पे हम क्लस्टर डेवलप करें जहाँ पे श्रिम्प फार्मिंग करें, ताकि अगर हम श्रिम्प फार्मिंग करेंगे तो रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल होगा, तो नेचुरल रिसोर्स पर जो हमारी डिपेंडेंस है कम हो जाएगी। तो माहीगीर शिकार करते हैं, शिकार करने की बजाय मछली पालेंगे, तो हम अपने रिसोर्सेज को महफूज कर लेंगे। इंडिया 1.1 मिलियन टन झींगा प्रोड्यूस करता है, यानी 11 लाख टन के करीब। चलें इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अभी हमारी एक रिपोर्टर हैं जिनका नाम है रिमशा इस्माइल, आज उनकी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू रिमशा। वेलकम बैक। तो फिशिंग से रिलेटेड आज हम डिस्कशन कर रहे हैं और अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से, कैसे काम करते हैं, क्या कुछ है और बड़ा एक्टिव हैं। ऐसा है कि पाकिस्तान बड़ी खुशकिस्मत मुल्क है कि जब पाकिस्तान में डीप सी फिशिंग इंट्रोड्यूस हुई 1982 में, तो जो जहाज़ों, गैर मुल्की जहाज़ों को परमिशन दी, वो बिल्कुल किनारे तक आकर गैर कानूनी शिकार करते थे, उन्हें 35 मील से बाहर फिशिंग की इजाज़त थी। हुकूमत ने इसको कंट्रोल करने के लिए एक इदारा बनाया जिसका नाम मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी थे। अब उसे पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी कहते हैं, और ये मैंने जैसे आपको बताया कि इंडियन ओशन की सबसे बड़ी में MCS ऑर्गेनाइजेशन है, मॉनिटरिंग, कंट्रोल और सर्विलेंस के लिए। इनके पास एसेट मौजूद हैं, हवाई जहाज़ मौजूद हैं, कश्तियाँ मौजूद हैं, जहाज़ मौजूद हैं, कोवर्ट्स मौजूद हैं, इनसे सर्वे करते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि जो गैर मुल्की जहाज़ जो कोचिंग किया करते थे, जिनको हमने इजाज़त दी हुई थी, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई, और 2002 के बाद से कोई एक केस भी पोचिंग का पाकिस्तान में रिपोर्ट नहीं हुआ। और इनके इसी कंट्रोल की वजह से ये माहीगीरी जिसके ख़िलाफ़ लोग आमतौर पे ख़िलाफ़ थे कि गैर मुल्की जहाज़ यहाँ पे ऑपरेट करें, उन्होंने पाकिस्तान में सिर्फ इस इदारे के कंट्रोल की वजह से अपनी तादाद को कम कर दिया। और मुकम्मल तौर से 2005 के बाद कोई जहाज़ नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि EZ के इलाके में फ़िशिंग हो और उसको किया जाए, लेकिन चूँकि ये इदारा इतना इफेक्टिव कंट्रोल करता है, सैटेलाइट के ज़रिए मॉनिटरिंग की जाती है, इनके एसेट्स हैं, और ये इसके अलावा पोल्यूशन को भी कंट्रोल करते हैं, गवर्नमेंट को डिफेंस की भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो ये इदारा मुल्क में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। माहीगीरी को मैनेजमेंट करने के लिए जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर सूबे इन्हें इजाज़त दें कि अपने वाटर्स में काम करें पर्टिकुलर काम के लिए, लेकिन EZ हमारा जो है एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन सिर्फ महफूज है इस इदारे की वजह से।
सही। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पर आए मौज़म अंकल, और आज हमने बहुत सारी बातें की और इस हवाले से मज़ीद मैरीटाइम, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से ना मज़ीद एक हम सेशन रखेंगे जिसमें हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। शो में वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर हमें ज्वाइन करेंगे एक और पर्सनैलिटी, उनसे आपको मिलवाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में रहमतें, बरकतें और नेमतें रहें, और इसके लिए ज़रूर जब भी हमारे शो में इरशाद भाई आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि इसका क्या तरीका है और कैसे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और किस तरीके से वो तमाम तर चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कौन सी ऐसी सूरतें हैं जिनसे हमें बहुत फ़ायदा होता है, जिनकी तिलावत से हमारे घर में खैर व बरकत रहती है। तो आज हम बात करेंगे सूरह आले इमरान की और इसकी क्या अहमियत है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि कुरान शरीफ का एक एक लफ्ज़ जो है उसके अंदर जो है वो कितनी बरकतें हैं और कितनी वो बाबरकत होता है कि जब आप तिलावत करते हैं। तो स्पेसिफ़िकली आज हम सूरह आले इमरान के हवाले से डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइए कि खैर बरकत के लिए सूरह आले इमरान जो है इसकी तिलावत करना कितनी ज़रूरी है और कितनी दफ़ा करनी चाहिए दिन में? माशाल्लाह, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद कि आपने बहुत अच्छा इस्लामिक टॉपिक रखा है, फिर कुरान से मुताल्लिक रखा है जी। फिर कुरान का एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज़ रहमतें, बरकतें, इनायात और बहुत सारी अफादियत से भरा है जी, अनगिनत अफादियत से भरा है। हम तो खाली कुरान के उसलूब में से जो फ़ायदे वो हासिल कर पाए जो हमारे इल्म तक आ सके, बाकी कुरान की वसअत को हम नहीं पहुँच सकते। कुरान की जो बरकतें हैं, इनायात है, एक एक हर्फ की, एक एक सूरत की। तो आज का आपका टॉपिक भी बहुत अच्छा है, सूरत आले इमरान। अगर कोई शख्स, अक्सर आपने सुना होगा कि हमारी चीज़ें खो गई हैं और वो मिल नहीं रही, यहाँ रखी थी, सो खास तौर पर हमारी बहनें अंगूठियाँ उतारती हैं और फिर रख के भूल जाती हैं कि हमने यहाँ अंगूठी रखी और वो मिल नहीं रही है, वो कहाँ चली गई, या हमने पैसे रखे थे नहीं मिल रहे। तो सूरह आले इमरान पढ़े, जैसे ही पढ़ेंगे एक बार पढ़ लें सूरह, इंशाअल्लाह इस सूरत की बरकत से गुमी हुई चीज़ आपकी मिल जाएगी। सही, इंशाअल्लाह। और अगर कोई चाहता है मेरे घर में बरकतें हों, इनायात हो, अल्लाह की रहमत का नज़ूल हो, रिस्क में बरकत हो ख़ास तौर पर, तो सूरह आले इमरान पढ़े, इंशाअल्लाह रिस्क में बरकत होगी, रिस्क में इनायात होगी और रिस्क आपको दुगना महसूस होगा। यानी अगर आज मिसाल के तौर पर हमसे बरकत महरूम कर ली जाए तो हम अगर लाखों रुपया भी कमाते हैं तो उसकी हैसियत इतनी नहीं रह जाती क्योंकि बरकत नहीं है। और अगर उसमें बरकत शामिल हो जाए, वही थोड़ा सा अमाउंट मज़दूर की, वही 1000-2000 की मज़दूरी, उसी में बरकत हो जाती है और इतनी हो जाती है कि वो मज़दूर कल बड़ा ठेकेदार बन जाता है, कल बड़ा रोज़गार वाला बन जाता है, कल बड़ा कारोबारी बन जाता है और वो बहुत अच्छे पैसे अर्न करने लगता है। सही। अच्छा, ये बताएं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हमें नज़र लग गई है, काम में रुकावट है, रोज़गार में रुकावट है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर झगड़े हैं, घरेलू नाचाकी है, उसके हवाले से बताएं। ठीक है, सूरह आले इमरान में अगर आप 3 बार पढ़ेंगे तो घरेलू नाचाकी दूर हो जाएगी। अच्छा, जितनी भी घरेलू नाचाकी हो कि मियाँ बीवी का झगड़ा है, औलाद नहीं बात मान रही, माँ बाप बात नहीं मान रहे, बच्चे बात नहीं मान रहे, ख़ासतौर पर हमारी बहनें वो जो रिश्ता करना चाहती हैं फ़लाँ जगह पर और रिश्ता हो नहीं रहा, या वहाँ बाद रिश्ता तो हो गया लेकिन अब वो रुखसती नहीं ले रहे, निकाह हो गया तो रुखसती नहीं ले रहे, बात पक्की हो गई तो रुखसती नहीं ले रहे, मंगनी हो गई तो रुखसती नहीं ले रहे, तो कम से कम 7 बार सूरह आले इमरान पढ़ें। इंशाअल्लाह जिन बहनों की रुखसती नहीं हो रही उनकी रुखसती हो जाएगी, जिन बहनों के रिश्ते नहीं हो रहे उनके रिश्ते हो जाएंगे, और जो चाहती हैं कि फ़लाँ जगह पर मेरा रिश्ता हो जाए, सूरह आले इमरान 7 बार पढ़ें। उसके बाद दुआ करें अल्लाह पाक अपने हबीब का सदका कलाम पाक की बरकतों से अच्छे से अच्छा रिश्ता अता फरमाए। और जॉब के लिए जो लोग जॉब तलाश कर रहे हैं या फिर नया कारोबार करना चाहते हैं, कुछ अगर जैसे हमारी ख्वाहिश होती है, जी हमारी ख्वाहिश होती है कि हम इस्तिखारा कर लें कि ये वाली बात हमारी ठीक है या गलत है, सूरह आले इमरान 7 बार पढ़ें इशा की नमाज के बाद और बगैर पढ़े सो जाए, बगैर पढ़े सो जाए। जब वो बगैर पढ़े सो जाता है तो जैसे ही ख्वाब में उसको या तो सफ़ेद रोशनी या तो ब्लैक रोशनी या तो इस तरह की हरियाली या तो कोई तबाहशुदा घर जैसी नज़र आ जाएगा, अगर रोशनी नज़र आ जाए तो इसका मतलब है कि वो इस्तिखारा उसके लिए ठीक है, वो सूरह आले इमरान पढ़ेगा 7 बार इशा की नमाज के बाद और सो जाएगा बगैर बात किए हुए। तो जैसे ही सोएगा उसको ख्वाब में कोई रोशनी नज़र आ जाएगी, कोई सफ़ेद चीज़ नज़र आ जाएगी, सफ़ेद मुर्गी नज़र आ जाएगी, कोई सफ़ेद जैसे कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाएगी जो सफ़ेद हो, सफ़ेद कपड़े पे पहने हुआ कोई बुज़ुर्ग नज़र आ जाए, इसका मतलब वो कारोबार करना ठीक है।
अच्छा। और अगर इसके अलावा हरियाली नज़र नहीं आती और इसके अलावा कोई जली हुई चीज़ नज़र आती है, स्याह रंग नज़र आता है, स्याह जैकेट पहना हुआ, स्याह कपड़े पहना हुआ कोई शख्स नज़र आता है, तो इसका मतलब है वो कारोबार ठीक नहीं है। सही। तो ये इस्तिखारे के लिए भी सूरह आले इमरान बहुत मुफीद सही। है और इसी से बरकतें और रहमतें भी बहुत इसी से नाज़िल होती हैं। बरकतें और रहमतें होती हैं। अच्छा, अब ये सारा सिनारियो स्टूडेंट्स जो हैं, जो तलबा और तालबात हैं, वो हमेशा ये सोच रहे होते हैं कि हम ऐसी कौन सी चीज़ पढ़ें या हम ऐसा किस चीज़ का विर्द करें या क्या तिलावत करें, कौन सी सूरत की तिलावत करें जिसकी वजह से जो है वो हमारे पढ़ाई में दिल लगे, हमारे जो है वो एग्ज़ाम्स अच्छे हों, कंसिस्टेंसी आए, मुस्तकिल मिजाजी आए। इस हवाले से बताएं। ये स्टूडेंट्स का भी मसला है और हाँ। माँ बाप का भी मसला है हाँ। कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे, हमारे बच्चे दिल नहीं लग रहा पढ़ाई में, दिल नहीं लग रहा, हाँ। तवज्जो नहीं दे रहे पढ़ाई में, या पढ़ते हैं भूल जाते हैं। तो सर पे हाथ रख के जो हाँ। पढ़ने वाला कारी खुद, अगर बच्चा इस काबिल है तो खुद, हाँ। नहीं तो माँ या वालिद में से कोई शख्स सही। सर पे हाथ रख के सूरह आले इमरान एक बार पढ़ दे और पढ़ के इंशाल्लाह एक तो हाफजा कवी हो जाएगा, हाफजा बहुत अच्छा हो जाएगा और जो पढ़ेगा या जो देखेगा वो याद हो जाएगा रेफरेंस के साथ। जैसे अक्सर हमने हमारे टीवी चैनल्स पे जो एंकर्स आते हैं या जो हमने होस्ट देखे वो आते हैं या गेस्ट जो आते हैं बेखसूस, उनको हवाले याद होते हैं कि आयत नंबर ये है, रकू नंबर ये है, किताब ये है, इस किताब का ये वाला पेज है, पेज नंबर ये है, हदीस नंबर ये। वो सूरह आले इमरान पढ़ा करते हैं। तो पढ़ने से पहले, याद करने से पहले अगर सूरह आले इमरान की तिलावत कर ली जाए तो हाफजा कवी हो जाता है। अच्छा। बच्चे पे जो पढ़ने पे दिल नहीं लगाता, अगर पढ़ने से पहले माँ बाप उस पर पढ़ के दम कर दें या पानी पे दम करके उसको पिलाएं, तो उसका हाफजा कवी हो जाएगा, याद कर लेगा और यही याद करना उसके लिए का ज़रिया कारोबार भी बन जाएगा। यानी एक तो पढ़ने में उसके लिए आसानी होगी और जब वो पढ़ के किसी काम के लिए जाएगा उसको फौरी कारोबार भी मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगी, काम मिल जाएगा। अच्छा, जो बहनें घर में बैठी हुई हैं जिनके रिश्ते नहीं हो रहे और बहुत टाइम हो गया, मतलब होता है ना, पेरेंट्स परेशान हैं, भाई परेशान है कि भाई रिश्ते नहीं हो रहे और कोई मुनासिब रिश्ता नहीं आ रहा, उनके लिए बहुत अच्छा है सूरह आले इमरान। अगर हिफ्ज़ है किसी को तो या फिर मोबाइल पर डाउनलोड कर लें और फिर लगा लें और कंघी करें, लकड़ी की कंघी। अच्छा, लकड़ी की कंघी वो माएँ बहनें बेटियां हमारी करें जिनकी रिश्ते नहीं आ रहे, लकड़ी की कंघी हो और उसे बाग में बर्श करें और साथ सूरह आले इमरान सुनती रहे। अच्छा। तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे फ़ौरन रिश्ते आ जाएंगे, 3 माह से पहले उसका रिश्ता हो जाएगा। अच्छा, और ये कितने दिन तक? एक बार कर ले बहुत अच्छा, जुम्मे के दिन करे, 7 बार कर ले तो उससे ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। और वो बहुत जल्दी, बहुत अर्ली, यानी 3 माह तक मुसलसल अमल जारी रहे। मतलब वो लकड़ी की कंघी से सर पे बालों में और साथ साथ पढ़ती रहे, तिलावत सुनती रहे। अच्छा, तो उससे ये कि 3 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह रिश्ता फौरी आ जाएगा। सही। अच्छा, अब बहुत सारे लोग, जिस तरह से हमने बात की ना रिश्तों के हवाले से, बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके घरों में झगड़े हैं, मियाँ बीवी हैं उनके झगड़े हैं, माँ बाप हैं उनके झगड़े हैं, सास बहू के झगड़े हैं, नंदों के झगड़े हैं, वो घरेलू नाचाकी दूर करने के सूरह आले इमरान एक बार पढ़ लें। अच्छा, बहुत बेहतरीन झगड़े और खास तौर पर घरेलू नाचाकियों के लिए। यानी अगर सास बहू का झगड़ा तब भी हमारी सास से बाद औक़ात ऐसा होता है कि वो अपने बेटे की बीवी को बर्दाश्त नहीं करते, अपनी बहू को बर्दाश्त नहीं करते क्योंकि वो बेटे की बीवी है इसलिए बर्दाश्त नहीं करते। सही। तो ना करने, अब बहू को क्या करे, बहुत अच्छा, बहुत आसान, सूरह आले इमरान पढ़े, खुद भी खाना बनाए और खुद भी इसमें पानी में डाल दें, खाने में डाल, चाय बना रही तो चाय में डाल दें, तो सारे घर के झगड़े खत्म हो जाएंगे सारे इंशाल्लाह। और जब पढ़ने के बाद दुआ भी मांगे कि अल्लाह मेरी हुजूर, ये मेरे अल्लाह पाक मेरे ये जो मसाइल। अच्छा, लोगों को सेहत के बहुत मसाइल होते हैं कि बहुत, किसी को सेहत का मसला है, कोई बीमार है, किसी का होता है ना कि बहुत ज़्यादा जो है वो थकावट महसूस हो रही है और जिस्म भारी भारी सा हो रहा है, सर में दर्द है, और बहुत सारे लोग इस हवाले से कंप्लेन भी कर रहे होते हैं कि भाई पता नहीं क्या हो गया है, हम पे किसी ने कुछ करा दिया है, कोई नजर बद है, मतलब जो काम करने जा रहे होते हैं वो काम कुछ उस तरीके से ठीक से नहीं हो रहा होता, वो उनके लिए उनके हिसाब से बताइए। देखिए, जिनके मसाइल ऐसे हैं कि जिसमें सर में दर्द, बीमारी आ रही है, सूरह आले इमरान एक बार पढ़ ले, पानी पे दम करे, पी ले। अच्छा, हफ्ते में फिर फौरन आराम आ जाएगा। अच्छा, अगर वो चाहता है मेरे कई जिस्म में दर्द है, जैसे कंधे भारी हैं, वही ऑयल पे पढ़ ले। अच्छा, वो सूरत अगर वो मुख्तलिफ जैसे थोड़ा थोड़ा रुक कर या ठहर कर पढ़ सकते हैं, होता है ना कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं तो नहीं पढ़ पाते, उन्होंने थोड़ा पढ़ा फिर उसके बाद वापस आके वो एक दिन में अगर वो ख़त्म कर लें, या कितने दिन में एक साथ ही बैठ कर पढ़नी है, किस तरह से पढ़नी है? मैं अभी आपको बता दूं। देखिए, अगर एक आयत भी पढ़ ले और उसके बाद वक्फा कर ले, फिर एक आयत पढ़ ले, फिर वक्फा कर ले, फिर एक आयत, ना पढ़ने से ये 1,00,000 दर्जे बल्कि बेशुमार दर्जे बेहतर है। सही। नहीं पढ़ रहा उससे बेहतर ये कि पढ़ ले।
सही। अगर पढ़ रहा है हाँ। और वो चाहता है कि मैं थोड़ा थोड़ा एक पेज अभी पढ़ लिया, वक्फे से बाकी फिर पेज पढ़ लूँ, तब भी पढ़ सकता है। सही। अगर ऐसा मुमकिन ना हो और वो चाहता है कि एक पेज भी नहीं पढ़ा जा रहा, एक आयत पढ़ी जा रही, तो वो भी पढ़ ले, उससे भी फ़ायदा हो। यानी ना पढ़ने से बेहतर ये सारी सिफात है, ये सारे अमल है, पढ़ ले। और पढ़ने में बेस्ट ये है कि एक नशिश में पढ़े। सही। ना पढ़ने से बेहतर ये है कि पढ़ ले। अच्छा तरीका ये है कि आप एक ही दफा में पढ़े, एक ही नशिश में पढ़े। और पढ़ने के बाद उसमें जो पानी और ऑयल वगैरह अगर दर्द है तो दर्द के लिए ऑयल पे दम कर ले, फिर वो इस्तेमाल करे, तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह के हुक्म से दर्द में भी आराम आएगा, बीमारी से भी राहत मिलेगी। खासतौर पर ऐसी बीमारी जिसमें भूल जाते हैं लोग, अक्सर हमारे बुजुर्ग भूल जाते हैं, नसियान का जो मर्ज़ है अक्सर भूल जाते हैं, तो उसको हाफजा कवी हो जाएगा। अच्छा। इसी तरह चीज़ रख के भूल जाएंगे, वो मिल जाएगी। इसी तरह कोई दवाई थी और वो भूल गए, अब दवाई नहीं है, जैसे शुगर के पेशेंट अक्सर वो दवाई की अवज़ सूरह आले इमरान पढ़ ले और पढ़ के पानी पे दम करके पी ले, तो शुगर नॉर्मल हो जाएगी। सही। बहुत शुक्रिया अरशद भाई, आप हमारे शो पर आए और शो का टाइम जो है वो एंड अप हो गया है। आज का शो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमारी सिटी 21 की ऑफिशियल साइट पर। अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, अपनी नेकियों में इजाफा करें। देखते रहिए सिटी 10।